अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर आज स्टार्ट करना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड इवोल्यूशन। हम जो है डिफरेंट 10 सालों में पास पर डिफरेंट बोर्ड्स में जो आए हैं हम उनको देख रहे हैं कि उसमें एमसीक्यूज कौन कौन से रिपीट हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ताकि आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो सके, आप इनको अच्छी तरीके से देख लें। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड इज रिलेटेड टू इट्स इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है इनकम के साथ रिलेट करता है। ये हमारे पास बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पेज है जिसको तो ये सारी एग्जांपल्स गिवन उसके अंदर से लिया हुआ है। नेक्स्ट है a causal relationship does not exist। लेबर आउटपुट इन स्टील आउटपुट पे जो है इनपुट पे स्टील इन आउटपुट पे और लेबर इनपुट पे जो है बोथ पे ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये भी आपकी जो बुक का फर्स्ट पेज है उसमें सारा गिवन है। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स और ये कुछ डेफिनेशंस गिवन है जहाँ से ली हुई है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेसिव, जिसके एंड पे ओ आर एस आता है इसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेसिव वेरिएबल। नेक्स्ट है जिसके एंड पे देखिए डी डी वाला आता है इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके एंड पे ओ आर है इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। The term regression was used by Galton ने इसको इंट्रोड्यूस करवाते यूज किया था। डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन द अदर इज कॉल्ड, हमारे पास रिग्रेशन कहलाता है। रिग्रेशन की शॉर्टकट डेफिनेशन है कि द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन द अदर। नेक्स्ट इन रिग्रेशन द डिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम टू बी रैंडम, जो रैंडम वेरिएबल कहलाता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम फिक्स वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, मैंने आपको क्लास में भी बात बात करवाती रही हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, रैंडम, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं फिक्स वेरिएबल। बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्क्यूज नंबर 8। इसमें है हमारे पास के डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड रिग्रेशन। अभी मैंने आपको बताया जिसके एंड पे ये आता है डी, वो हम हमारा कहलाता है कंटीन्यूअस भी नहीं कहलाता है, क्वांटिटेटिव भी नहीं, और रिग्रेसिव भी नहीं। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास 9 द ग्राफ शोइंग द पेयर्ड पॉइंट्स एक्स वाई इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम कहलाता है हमारे पास। द बेस्ट फिटिंग ट्रेंड इज वन ऑन इन विच सम ऑफ स्केल रेसिड्यू इज यूज्ड। ठीक है, द ग्राफ ऑफ रिग्रेशन इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम कहलाते हैं। हम हमें आपको पता है स्कैटर डायग्राम में एक हम यहाँ पे एक्स वेरिएबल ले देते हैं, इस साइड पे हम वाई वेरिएबल ले रहे होते हैं, और इनके पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास द बेस्ट फिटिंग कर्व हैज सम ऑफ स्केल रेसिड्यू इज मिनिमम। इन सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं, सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आपको पता है ना, वाई और एक्स में एक हमारे पास इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये देखिए हमारे पास एक है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई और एक्स हो, एक्स और वाई हो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अगर मल्टीपल रिग्रेशन हो जाए तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो जाते हैं। इन रिग्रेशन इक्वेशन दिस एक्स इज कॉल्ड, एक्स यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो बी के साथ है, बीटा यानी कि स्लोप के साथ होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो एक्स है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट आता है इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 16। If attributes A and B are independent, then the coefficient of association is equal to, हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर दोनों इंडिपेंडेंट होंगे यानी कि उनके दरमियान में कोई रिलेशन नहीं होगा तो उनका एसोसिएशन रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सम ऑफ स्केयर ऑफ रेसिड्यूज डिनोटेड बाय समेशन ई स्केयर से हम करते हैं, समेशन क्यूब से नहीं करते, समेशन ई से भी। ये समेशन ई से जीरो होता है, समेशन ई स्केयर हमारा लीस्ट होता है, इसको हम रेसिड्यू सम ऑफ स्केयर रेसिड्यू कहते हैं। इन एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y इक्वल टू a प्लस b इज कॉल्ड, उसको हम b को स्लोप भी कहते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। 19 which value of b x and y is negative, the value b y, अगर हमारे पास b x और y नेगेटिव होगा तो b y और x हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। इफ b y और x इज पॉजिटिव, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव होगा तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। याद रखना है हमारे पास r का b x और y और b y और x, इन तीनों का जो है सेम हमारे पास साइन होना चाहिए। अगर साइन सेम नहीं आ रहा तो मतलब कोई ना कोई हमने गलती की है कैलकुलेशन में। इन रिग्रेशन कोएफिशिएंट स्लोप आर सेम, ये भी मैंने आपको बताया है। बी के ये दोनों नाम है, बी को हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं और स्लोप भी कहते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कंटेन्स टू वेरिएबल होते हैं, मैंने बताया सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। इन रिग्रेशन समेशन y इक्वल टू समेशन हमारे पास इक्वल टू यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ फिटेड वैल्यू, ये हमने प्रॉपर्टी में भी बार बार पढ़ा था कि सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास ऑब्जर्व होती है और ये फिटेड की दोनों आपस में बराबर होती है। when the regression line passes through origin then intercept is zero। ठीक है, जब regression line origin से पास करती है तो हमारा इंटरसेप्ट जीरो बन जाता है, यानी कि a जीरो बन जाता है। इन regression line y और x हमारे पास ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है हमेशा b डिपेंडेंट वेरिएबल वाले, ये दोनों सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ फिटेड वैल्यू और समेशन y माइनस y बार इक्वल टू जीरो। ये वाला x वाला नहीं करेगा क्योंकि हम जो है यहाँ पे हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है।
द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द, ये हमारी एक्स बार वाई बार से रिग्रेशन लाइन पास थ्रू करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है, इफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर नेगेटिव, यानी कि अगर दोनों बी एक्स एंड वाई, बी वाई और एक्स नेगेटिव हो तो हमारा आर भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट की कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी नेगेटिव होगा। अभी मैंने आपको बताया इन तीनों का हमेशा साइन सेम होता है। नेक्स्ट है, इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स विच वन इज ऑलवेज ट्रू। अब यहाँ पे भी आपको पता है हमने किस देखनी होगा, रिलेशन देखना है, तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल का देखेंगे, y वेरिएबल का रिलेशन हम यहाँ पे चेक करेंगे। हमारे पास है समीशन y माइनस वाई हैज इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्केयर वाला हमारे पास यहाँ पे लीस्ट आना चाहिए और ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, और ये वाला भी नहीं हम देखते, हम तो y का देखते हैं जब ये y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो c वाला होगा इसमें। नेक्स्ट 29 एमसीक्यूज है हमारे पास। इफ कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर हमारे पास कोवेरियंस 0 हो जाए तो कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एस एक्स वाई ऊपर आता है आपके, जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो एस एक्स वाई ऊपर आ जाएगा और नीचे इसके एस एक्स एस वाई इतना से आ जाता है, तो आप आर को कैलकुलेट कर रहे हो तो जब ऊपर वाला 0 है तो इसका मतलब है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी 0 होगा। इफ वाई हैज इक्वल टू बी एक्स देन ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 है, इंटरसेप्ट यहाँ पे इस केस में 0 है। इंटीग्रेशन द सम ऑफ स्क्वायर, द सम ऑफ एरर हमारे पास हमेशा क्या होते हैं 0 होते हैं, इक्वेशन y माइनस वाई हैज इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट इफ y इज इक्वल टू 2 प्लस 0.6 देन द स्लोप हमें पता है b को हम स्लोप कहते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, तो b हमारा 0.6 है यहाँ पर। नेक्स्ट है y हैज इक्वल टू a प्लस bx इक्वेशन y माइनस y हैड इज ऑलवेज हमारे पास 0 होना चाहिए। मिशन y माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स बार इज 0, अगर ये हमारे पास 0 हो जाए तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी कि b क्या बन जाएगा, तो b भी हमारा क्या हो जाएगा 0। आपको पता है हमारे b के फॉर्मूले में ऊपर आता है, ये वाली टर्म है, ये पूरी की पूरी ऊपर ऐसी चीज आ जाएगी, इसकी वजह से जब ये 0 हो जाएगा तो फिर नीचे जो मर्जी हो आंसर में 0 आ जाएगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन को चेंज करने से इससे क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता। जो है हमारा नेक्स्ट है हमारे पास ये y इज इक्वल टू 96, n इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 0, देन a इज 12, ठीक है। अगर हमने अब निकालना है यहाँ a की वैल्यू तो हमें पता है हमारे पास a का फॉर्मूला क्या होता है, y बार माइनस y बार, अगर हम निकाल रहे हैं y बार माइनस b x बार, y बार माइनस बी एक्स बार। अब x बार तो यहाँ पे 0 की वजह से b 0 होने की वजह से तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, जस्ट y बार की वैल्यू आ जाएगी, 96 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। फॉर बेस्ट फिटेड लाइन मिशन y है y माइनस y हैड स्केयर इज मिनिमम। बार बार एमसीक्यू रिपीट हो रहा है डिफरेंट तरीके से, लेकिन आप अच्छे तरीके से याद कर रहे हैं इसको इसको हम रेजिड्यूल भी कहते हैं, द लीस्ट फिट भी कहते हैं, द बेस्ट फिट भी कहते हैं। मिशन y माइनस y हैड इक्वल टू 0 हमारे पास होता है। इन एस्टिमेटेड 38 हम देखने लगे एमसीक्यूज। इन एस्टिमेटेड रिग्रेशन y हैट इक्वल टू a प्लस bx, b इज कॉल्ड, अभी हमने देखा था b को स्लोप भी कहते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस bx, द वैल्यू ऑफ a इज कॉल्ड, a की वैल्यू क्या कहलाएगी, y बार माइनस bx बार, इसका फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है। a का फॉर्मूला क्या होगा, इसको इधर लेके चले जाते हैं तो हमारे पास a का बन जाता है, a क्या हो जाएगा y बार माइनस bx बार। इंटीग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू a इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट भी कहते हैं, इसको इंटरसेप्ट भी कहते हैं। द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैव ऑलवेज सेम साइन, हमारे पास होता है, मैंने आपको बताया बी एक्स एंड वाई और बी वाई और एक्स दोनों का सेम साइन होना चाहिए। इंटीग्रेशन y हैज इक्वल टू a प्लस बी एक्स देन y इज कॉल्ड, और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो सेट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। And the slope of regression line y on x is also called regression coefficient of y on x, ठीक है। इसको हम regression coefficient का मतलब v y on x हम कहेंगे इसको, ठीक है। regression coefficient v x on y, correlation coefficient भी नहीं हो सकता, correlation coefficient दोनों नहीं हो सकते, और x on y नहीं, हमारे पास y on x वाला regression coefficient होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 44 हम देखते हैं। if y is equal to 2 minus 0.2x, the value of y इंटरसेप्ट यानी कि a की वैल्यू बतानी है, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 है। अगर वो हमें स्लोप ही कहते तो वो माइनस 0.2 हो जानी थी। फॉर रिग्रेशन अगेन बेस द इंटरसेप्ट इज a, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ट्रेंड y इक्वल टू बेस, तो अब इसमें लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड हमें पता है कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था ये रिलेशन भी यूज करता है y वाला और ये वाला भी करता है, और इसको जो मिशन y माइनस y हैट को ये भी कहते हैं, यानी कि एरर टर्म भी कहलाती है ये, तो ऑल ऑफ दीज आ गए इसमें। इंटीग्रेशन y हैड इक्वल टू a प्लस bx, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जो स्लोप के साथ है x होगा। फॉर बेस्ट फिटेड लाइन मिशन y माइनस इज मिनिमम, बार बार देखिए रिपीट हो रही है ये वाला,
द रेंज ऑफ स्लोप इज रिग्रेशन लाइन y हैट इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, कुछ भी आ सकती है इसमें स्लोप की मतलब वैल्यू। A trend is a better fixed trend for which the sum of square of residue is minimum, ठीक है। The regression in regression the sum of deviation of observation from the estimated value is equal to 0, ठीक है। ये भी आप अपनी बात बात देखना है कि इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। sum of observation from the equation क्या होगा यहाँ पे y minus y hat equal to 0, ठीक है। इस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू 50 माइनस 8 है। स्लोप हमारे पास क्या है, -8 कहलाएगी स्लोप, जो हमारे पास बीटा कोएफिशिएंट, इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट को हम स्लोप भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर है 53। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिड्यू स्पेशली स्क्वायर इज 0। ये 0 नहीं होता यहाँ पे, सॉल्यूशन सम ऑफ स्क्वायर रेसिड्यू हमारे पास मिनिमम होता है। एमसीक्यू को आपने देख लेना, यहाँ पे इसमें मिस्टेक है, ये मिनिमम कहलाएगा हमेशा। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिड्यू स्पेशली स्क्वायर इज मिनिमम फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू सिग्मा। ये है हाउ मच एरिया फॉर्म अंडर द नॉर्मल। अब ये है आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आया हुआ है, तो ये 55 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ y इज इक्वल टू 2। अब ये है हमारे पास फाइंड वैल्यू वाई हैट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर एक्स हमारे पास 0 है, हम एक्स वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगी, तो जब आंसर क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास वाई हैट का। if both correlated variables move in the same direction, यानी कि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों ही इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में है, तो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। अगर ऑपोजिट रिलेशन होता है तो फिर हमारा नेगेटिव रिलेशन कहलाता है। इन कोरिलेशन बोथ वेरिएबल्स आर रैंडम वेरिएबल। याद रखना इसमें बोथ रैंडम वेरिएबल है और आपके इसके केस में हमारे पास फिक्स वेरिएबल कहलाता है। आपने देख लिया था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा रैंडम कहलाता था रिग्रेशन के केस में। इसमें दोनों के दोनों क्या होंगे, रैंडम वेरिएबल होंगे। व्हेन द टू वेरिएबल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो वो नेगेटिव रिलेशन कहलाएगा। तो द सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज आपको पता है 8 से डिनोट करते हैं, जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं सैंपल, और जो इसकी वो पॉपुलेशन की वाली फॉर्म है वो हमारे पास रो कहलाती है। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू क्वांटिटी वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन, ठीक है। दो इंटरडिपेंडेंस यानी दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंस हो रही होती है दो क्वांटिटी वेरिएबल को, उसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू क्वांटिटी वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमसीक्यूज नंबर 61। इन केस ऑफ कोरिलेशन बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर अज्यूम टू बी, हमारे पास क्या होंगे, रैंडम। फिर हमने ऊपर भी देख लिया था कोरिलेशन के केस में दोनों के दोनों वेरिएबल रैंडम कहलाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। दो वेरिएबल्स के दरमियान में स्ट्रेंथ बताता है, यानी कि बताएगा कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या वीक रिलेशन है या मॉडरेट रिलेशन है या नो रिलेशन है, फिर हमें स्ट्रेंथ का पता चलता है कोरिलेशन से। when two variables are uncorrelated with the variable, अब फिर हमारे पास जो अनकोरिलेटेड होगा तो उनके दरमियान में रिलेशनशिप जीरो हो जाएगा। If all points x, y in the scatter diagram lie near line, the correlation coefficient is called linear। अगर इस तरह से lie कर रहे होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, linear relation, ठीक है। near line, तो अब ये हमारा कहलाएगा linear। correlation is said to be positively perfect if हमारे पास r की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो पॉजिटिवली परफेक्ट होगा, r की वैल्यू जो है एग्जैक्ट -1 हो जाए तो परफेक्टली नेगेटिवली परफेक्ट होगा। इफ आर ये हमारे पास एंड देन अब अगर हमारे पास देखेंगे, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर आर एक्स और वाई ये है तो आर वाई और एक्स भी यही होगा, ठीक है। आप वेरिएबल को चेंज कर लें, एक्स को वाई, वाई की पोजीशन ले लें, लेकिन हमारा जो आर एक्स और वाई है वही हमारा आर वाई और एक्स आएगा। आर एक्स और वाई और आर वाई और एक्स हमेशा दोनों ही सेम होंगे। आप अगर इसकी वैल्यू गिवन होती है आपको तो दूसरे वाले की आप कह सकते हो बाय रिलेशन से वैल्यू, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ऊपर लिखा हुआ ना आर एक्स एंड वाई इक्वल टू आर वाई, ये रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है इनके दरमियान में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर है 7। इफ आर एक्स एंड वाई इक्वल टू 0.6 बी, ये है तो बी वाई और एक्स हमने फाइंड करना है, तो हम बेसिकली अपने रिलेशन के थ्रू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आर और यहाँ पे बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स, ठीक है, बी वाई ऑन एक्स। अब यहाँ पे हमने जो है हमें जो वैल्यूज गिवन है, हमने आर की वैल्यू भी गिवन है, हमें आर की वैल्यू 0.6 पुट कर देंगे हम बाहर, और इक्वल टू इस साइड पे हमें जो है आर बी एक्स और वाई की वैल्यू 1.2 लिख देंगे। दूसरी वाली अननोन है बी वाई और एक्स को हम एज इट इज रख देंगे और ये ऊपर अंडर रूट है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे पहले स्क्वायर लेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से ये 0.36 आ जाएगा और यहाँ से 1.2 और बी वाई और एक्स
इस 1.2 के जाके डिवाइड कर देंगे, फिर हमारे पास बी वाई और एक्स का रिजल्ट आ जाएगा 0.3। ठीक है, तो आपने रिलेशन ये वाला यूज करना है, आर इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी एक्स एंड वाई एंड बी वाई और एक्स, इस तरह से आपने करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 68, इफ बी वाई एंड एक्स एंड बी एक्स एंड वाई गिवन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेम रिलेशन जो भी मैंने आपको बताया, आर इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी एक्स एंड वाई बी वाई और एक्स, दोनों रिलेशन कोएफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है, आपने इसका से फाइंड कर लेना है। ये लिखा हुआ भी नहीं है, आर बी एक्स एंड वाई बी वाई और एक्स कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, आर इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिलेशन कोएफिशिएंट्स इफ बोथ रिलेशन कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव। अगर आर जो भी दोनों भी नेगेटिव है तो हमारा आर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताया तीनों का साइन सेम होता है। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो ये प्लस के माइनस आप वो लिखते हैं, अगर दोनों के दोनों भी हमारे पास पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, दोनों के दोनों भी नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज 0.49, बट इसका वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, अब इसका हमने जो है अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आर का रिजल्ट आ जाएगा। The both variables x and y moves in the same direction, तो हमारे पास क्या कहलाता है, पॉजिटिव रिलेशन। तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज ऑलवेज हमारा -1 से 1 के दरमियान में लाई करता है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज -1 से 1 के दरमियान, ऊपर भी बताया यहाँ पे भी -1 से 1 के दरमियान में। -1 का मतलब होता है परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, 1 का मतलब परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। आर एक्स वाई हमारे पास ये है 0.8, तो आर वाई और एक्स हमारे पास क्या होगा, तो मैंने भी आपको बताया आर एक्स और वाई और एक्स की वैल्यू हमेशा सेम आती है। तो यहाँ पे अगर ये 0.8 है तो हमारे पास दूसरा वेरिएबल भी 0.8 ही आएगा कोरिलेशन। द रेंज ऑफ आर एक्स वाई, ये हमने देख लिया -1 से 1 के दरमियान में होती है। द वैल्यू ऑफ आर इज 0 का मतलब होता है कोवेरियंस हमारे पास 0 है। ठीक है, कोवेरियंस 0 होगा तो आर भी 0 होगा। ठीक है, ये आर ये इन्होंने तो नीचे आना होता है, आपको पता नहीं, ये कोवेरियंस ऊपर आता है और ये वेरिएंसेस नीचे आते हैं डिवाइजर में। तो आपने वेरिएंसेस को नहीं, आपने देखना कोवेरियंस 0 होगा तो ये 0 होगा, नीचे वाले 0 हो जाते हैं तो इंफिनिटी बन जाता है आंसर। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ रीजन एंड स्केल, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कोई चीज उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। इफ बी वाई एंड एक्स इक्वल टू 1.6 बी एक्स एंड वाई दिस, देन आर, वही रिलेशन हमने ज्योमेट्रिक मीन वाला लगाना है, और दोनों के पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन आएगा और इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी 0.08 सॉरी 0.16 और दूसरी आ जाएगी 0.04, यहाँ से हमारे पास आर का रिजल्ट आ जाएगा। इफ बी इज दिस एंड दिस, आर विल बी, अब ये दोनों नेगेटिव रिलेशन है तो हमारे पास आर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इनके पास नेगेटिव साइन और यहाँ बी एक्स और बी वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई किया तो साथ नेगेटिव साइन के ये आ जाएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही आता है। आर एक्स और वाई आर कैन नॉट बी एक्सीड, हमारे पास एक्सीड 1 से एक्सीड नहीं करता है। ठीक है, -1 और 1 के दरमियान में रहता है, इससे ना तो कम होता है और ना इससे ज्यादा होता है। आर एक्स वाई है तो आर वाई एक्स भी हमारे पास यही होगा। टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, इसका मतलब है हमारे पास आर 0 हो जाए। इफ आर ग्रेटर देन 0 पी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 तो बी आर, ये भी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 है यानी कि दोनों पॉजिटिव है तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव ही होगा। द साइन ऑफ रिग्रेशन, सीक्वेंस नंबर 85, the signs of regression coefficients and correlation coefficients are always same, मैंने अभी बताया है। The value of r always lies between -1 से 1 के दरमियान में। आते हैं हमारे पास 87 एमसीक्यूज। बी एक्स एंड वाई बी वाई एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास आर के इक्वल होता है, ज्योमेट्रिक मीन इनका ये फॉर्मूला होता है। अगर बी ये है आर ये है तो बी एक्स वाई बताना है, तो यानी कि हमने यहाँ पे आर इक्वल टू दिस है ना, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, बी एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और बी वाई और एक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये बी एक्स वन वाई और एक वाई और एक्स है। ठीक है, आपने दोनों एक्स वन वाई नहीं, एक वाई और एक्स है। और इसके बाद आर बी एक्स वन वाई इक्वल टू आर एक्स वन, देन विच ओवर द रिलेशन इज ऑल ऑफ दीज, क्या मतलब होगा, हमारे दोनों आपस में बी एक्स बी और बी वाई एक्स बराबर होंगे और ये हमारे पास बी एक्स वाई बी वाई एक्स के बराबर होंगे, इस तरह से रिलेशन यूज कर रहा होगा तो ऑल ऑफ दीज, फिर ये प्रूफ होगा। अगर ये अब हमने पीछे देखा था ना कि हमारा बी भी 1 था, बी एक्स वाई भी 1 था, बी वाई और एक्स भी 1 था, तो हमारा आर भी 1 था। ठीक है, तो ये इक्वल किस केस में आते हैं, जब हमारे ये दोनों भी बराबर हो और ये दोनों भी इस तरह से बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, यानी कि आपस में ये सारे बराबर बराबर हो तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आता है एमसीक्यू नंबर 90, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैव सेम साइन इफ बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इंक्रीज और डिक्रीज साइमल्टेनियसली, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है बी एक्स एंड वाई बी वाई इज इक्वल टू 1, देन एक्स वाई इज इक्वल टू एस वाई एंड आर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये भी रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ये आपने अच्छे तरीके से देख लिया इसको। अगर दोनों के दोनों चीज बराबर हो जाए तो हमारे आपस में ये भी बन जाए।
तो ये देखिए बी एक्स और वाई का भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है और यानी कि पॉजिटिव है और ये भी ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारा आर भी ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स विच वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई इज नेगेटिव एंड बी वाई, ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा। इन रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स और वाई इज दिस, बी वाई is this, then आर एक्स वाई विल बी 0.8, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेंगे। The correlation coefficient is calculated between two variables which are both quantitative variables. The correlation coefficient is independent of both origin and scale measurement. If p x and y is equal to 0.2, b y is equal to 0.8, then the correlation coefficient r will be this. दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 100। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 इज, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, इफ बी इज दिस, पी एक्स वाई दिस एंड आर विल बी, अभी नेगेटिव साइन भी आएगा साथ और दोनों को मल्टीप्लाई करके अंदर लेंगे तो माइनस 0.73 आ जाएगा। ये पॉजिटिव वाले तो आ ही नहीं सकते हैं, नेगेटिव वाला ही आ सकता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपने खुद भी देख लेना। अब जो है हमारे एमसीक्यूज तो सारे हो चुके हैं, अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। Short questions है with the answers. What is the functional relation between two variables? दो variables के दरमियान functional relation क्या होता है, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ। functional relation याद कर लेना आपने, probabilistic relation और functional relation दोनों। अब यहाँ पे क्या, the functional relationship between two variables is a perfect relation where the value of dependent variable is uniquely determined from the value of independent variable, ठीक है। functional relation हमारे पास mathematical relation भी कहलाता है, जो exact relation होता है, perfect relation होता है, आपकी uniquely value को determine करता है। नेक्स्ट आता है एग्जांपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे पास ग्रेड पॉइंट्स y स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन कॉलेज इज रिलेटेड टू दिस ग्रेड पॉइंट्स स्कोर्ड बाय स्कूल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। y गिवन है तो हमारे पास ये देखते हैं x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपने देख लेना है। यहाँ पे कोई दो एग्जांपल्स बतानी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं यहाँ। रिलेशन एनालिसिस डिस्टिंग्विश बिटवीन रिग्रेसर और रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेसर को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेशन को हम क्या कहते हैं, ये मैंने एमसीक्यू में भी आपको बताया था। एंड जो आ रहा है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और डी वाला हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहलाता है, ठीक है। ये इसको हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं, इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, प्रेडिक्शन वेरिएबल भी कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं और रिग्रेशन वेरिएबल भी कहते हैं। सिमिलरली इसको भी यहाँ पे प्रेडिक्टर ओ वाला कहते हैं, प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं और रिग्रेशन वेरिएबल भी कहते हैं। ये बार बार रिपीट होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। डिपेंड आप पूछ सकते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, रिग्रेसर और रिग्रेशन भी पूछ सकते हैं, इस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिग्रेशन। डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन द वन और मोर अदर वेरिएबल्स इज कॉल्ड रिग्रेशन। ये हमारे पास, मैंने भी आपको एमसीक्यू में भी बताया था कि हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिग्रेशन की, शॉर्ट डेफिनेशन, तो आप यहाँ से याद कर लिए, आपने जो याद किया वो कर लिया। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। ये इस तरह से बता सकते हो, जैसे पीछे डेफिनेशन है कि वो भी रिलेशन इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, द रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग एन एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, यानी कि ये मेथड है हमारे पास दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को फाइंड करने का। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन इज कॉल्ड रिग्रेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन बाय एक्स। अब आपने जो रिग्रेशन के ऊपर डेफिनेशन दी है उसमें से वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं। रिग्रेशन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कर्व फिटिंग क्या है, ये भी आपको मार्क करवाती हूँ, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बार 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 रिपीट हुई है। तो हमारे पास क्या है, ये स्कैटर डायग्राम, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ एक्स वाई पेयर्स ऑफ बाइवेरिएट डाटा इज कॉल्ड द स्कैटर डायग्राम। बाइवेरिएट डाटा को जो हम प्लॉट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटर डायग्राम। नेम द पॉइंट्स थ्रू व्हिच ईच रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू, आपको पता है ये एक्स बार वाई बार से रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू करती है सेंटर ऑफ द डाटा, सेंटर ऑफ डाटा से हमारी रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू करती है। व्हाट इज मीन बाय कर्व फिटिंग, कर्व फिटिंग का मीनिंग क्या है, the process of estimating parameters for population regression functions of response variable is called हमारे पास ये कहलाता है, ठीक है। कर्व फिटिंग की डेफिनेशन है। स्लोप क्या होती है, अब ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो यहाँ पे a हमारा जो है इंटरसेप्ट है, b स्लोप है, इसको रिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, स्लोप भी। यहाँ पे आपने इसको रिलेशन भी लिख दिया, ये लिख कर बता दीजिए कौन सा हमारा स्लोप है। रिग्रेशन में क्या होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक और एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जो रिग्रेशन की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन है उसकी, सिंपल रिग्रेशन डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल
एज रिलेशनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। आपको पता है जो आपके पास y है वो रैंडम होता है और जो x है वो फिक्स या नॉन रैंडम वेरिएबल कहलाता है। तो यहाँ से डेफिनेशन कर लें, फिर वो वाली कर लें जो आपकी सब टू यू। नेक्स्ट राइट एनी टू रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रेगुलेशन। एक हमारे पास होता है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और एक सेल्स एंड प्रमोशन, ये इसके एप्लीकेशन एंड रेगुलेशन के, ठीक है। तो ये आजकल रियल लाइफ डाटा से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपने देख लेना है क्या है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, और हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं ना फ्यूचर की वैल्यूज को फाइनेंशियल, और सेल्स और प्रमोशंस को भी देख रहे होते हैं कि इनके बढ़ने के चांसेस क्या हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइन रिग्रेशन इक्वेशन। अगर आपके पास ये गिवन है ये वाई और नेक्स्ट निकालें, अगर आपके पास एन समीशन एक्स समीशन वाई सारी वैल्यूज गिवन है, तो हमने बी का फॉर्मूला लगा लिया, जिस करंट फॉर्मूला एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर समीशन इसमें पुट करके निकाल लिए बी की वैल्यू 0.956, फिर एक्स बार वाई बार निकाल के ए का रिजल्ट निकाल लिया, और यहाँ से हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ जाएगी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखिए पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 16, suppose the estimating variant y has equal to 5 minus 2x has been calculated for a set of data, the y-intercept and slope of the line। अब यहाँ पे आपके पास ये है, हमने जो है यहाँ से स्लोप बतानी है, पहले हमने इक्वेशन को लिखा और हमें पता है कि जो x के साथ है ये हमारी स्लोप कहलाती है, और y-intercept हमारे पास 5 है। नेक्स्ट इक्वेशन लाइन y इक्वल टू दिस है, तो हमने बताना है a और b को बताना है। a हमारे पास क्या होता है इंटरसेप्ट, b हमारे पास स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। अब एक्स बार वाई बार गिवन है, बी भी गिवन है, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब सारी वैल्यूज को पुट करके ए का निकाल दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 19, एक्स बार वाई बार गिवन है, बी गिवन है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए का फॉर्मूला वाई बार माइनस बी एक्स वाई वाली सारी वैल्यूज को पुट करके निकाल दिया। रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट अभी मैंने आपको बताया, बी को हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। The simple integration coefficient, the relative change, the respective value of dependent variable with respect to unit change in independent variable, ठीक है। b को हम it is denoted by b beta, it is called slope of the line, slope of line भी कहते हैं, रिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं, ये हमें यूनिट इंक्रीज इन द डाटा बताता है, ठीक है। तो आज हम जो है 20 शॉर्ट क्वेश्चन तक ही रखते हैं और एमसीक्यूज हमने देखे हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। कोई भी मसला कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।